नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। बेहद अहम मुद्दा है जिस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बीच ही राजस्थान की राजनीति में एक नया मोड़ आ गया है, बवाल मच गया है। प्रदेश में कल दूसरे चरण का मतदान होगा, लेकिन इससे पहले ही सियासी माहौल पूरी तरह से गरमाया हुआ है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी रहे लोकेश शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और राजस्थान के सियासी पारा उनके खुलासे के साथ ही चढ़ा हुआ है। लोकेश ने साल 2020 में राजस्थान सरकार पर आए संकट के समय हुए कई वाक्यों पर अंदर की बात बताई है और उस समय वायरल हुए ऑडियो टेप पर लोकेश शर्मा ने खुलासा किया कि ऑडियो टेप मुझे अशोक गहलोत ने एक पेन ड्राइव में दिया था और कहा था कि इसे मीडिया तक पहुंचाओ। लोकेश ने खुलासा किया कि अशोक गहलोत गजेंद्र सिंह शेखावत से अपने बेटे की हार का बदला लेना चाहते थे और इसलिए ही शेखावत की छवि को खराब करने के लिए ऑडियो क्लिप को वायरल करवाया गया। अब यह अहम खुलासा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लोकेश शर्मा ने किया। कुल मिलाकर मतदान से पहले लोकेश शर्मा ने अशोक गहलोत पर आरोप लगाते हुए खुद को बेगुनाह बताया है और आज बात इसी मुद्दे पर कि लोकेश शर्मा के खुलासे के बाद चुनाव कितना प्रभावित हो पाएगा। चलिए, बेहद खास मुद्दा है, इस पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ है बीजेपी प्रवक्ता प्रताप राव जी, बहुत स्वागत है प्रताप जी आपका। डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी जी हमारे साथ है, कांग्रेस के प्रवक्ता, और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक मिथिलेश जामनी जी भी चर्चा में शामिल हुए हैं। बहुत स्वागत है आपका भी मिथिलेश जी। तो चर्चा का रुख करें उससे पहले, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑडियो भी सुनाया गया, इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करने से पहले चलिए आपको हम सुनाते हैं कि लोकेश शर्मा ने क्या कुछ कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में और उस ऑडियो में आखिर क्या सुनाया। अपन ने तो यूज तो किया, जो मैंने तुम्हें दिया था वो यूज किया ना। हाँ साहब, अपन ने तो यूज वो किया था। अच्छा, पर तो यूज क्या नहीं किया, उसको मैंने पेन ड्राइव पर डाला उसको। पेन ड्राइव को मैंने लैपटॉप पे लिया साहब। लैपटॉप तेरा खुद का है? हाँ ठीक है, क्या आपने आप लिया था? है सर। सीएमआर का लैपटॉप तो है तुम्हारा था? नहीं, सीएमआर का नहीं था साहब, मेरा था। ठीक है, फिर उस लैपटॉप से मैंने उसको फोन पे लिया। ठीक है, फोन में जब कॉपी हो गया तो मैंने फिर सबको वो फॉरवर्ड कर दिया, जो मीडिया का मेरा ग्रुप बना हुआ है। लैपटॉप से नहीं साहब, फोन से, क्योंकि फोन पे डायरेक्ट पेन ड्राइव से आ नहीं सकता था ना साहब। अच्छा ठीक है, लैपटॉप लिया? हाँ, लैपटॉप पे लिया, फोन में, फोन पे लिया। ठीक है, तो लैपटॉप से लिया तो वो टेलीफोन का वो फिर बारी है, वो तो सब डैमेज कर दिया। वो पिछली बार अपनी बात हुई थी ना। पक्का क्या? हाँ, उसको पूरा उस डिवाइस को ही मैंने डैमेज कर दिया साहब। 200% सर, पूरा। अच्छा, मुझसे पूछा गया कि वो फोन डैमेज कर दिया ना। हाँ, जिस फोन से मैंने भेजा था उस फोन को डैमेज कर दिया था। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऑडियो लोकेश शर्मा ने सुनाया, लेकिन इस दौरान लोकेश शर्मा ने और क्या खुलासे किए, चलिए वो भी आपको सुनाते हैं। सुना आप लोगों ने कि उनको वायरल करने के बाद भी खबर नहीं आई, तब तक मुख्यमंत्री जी ने मुझे 2 बार व्हाट्सएप कॉल करके ये पूछा कि अभी तक न्यूज़ में चला क्यों नहीं। मैंने कहा साहब अभी भेजा है, थोड़ा सा समय लगेगा। और जैसे ही वो खबर आई तब मुझे पता लगा कि इन ऑडियो क्लिप्स में है क्या, अन्यथा मुझे ये तक पता नहीं था कि इसमें क्या है। ऑडियो क्लिप्स किस चीज़ से संबंधित हैं, मुझे डायरेक्शन दिए गए और मैंने उनकी पालना की। ये आपने अभी एक इस ऑडियो में भी सुना कि मुख्यमंत्री रहे हैं। और इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने क्या कहा, चलिए वो भी सुन लेते हैं। ऑडियो कोई कुछ बना सकता है, ऑडियो में क्या है, ऑडियो में दम है क्या? जिसमें ऑडियो में दम है हमारे शेखावत साहब का, जो सरकार गिरा लेते हमारी, अमित शाह जी और धर्मेंद्र प्रधान और ये गजेंद्र सिंह शेखावत, वो ऑडियो लेके फिरा ना सीबीआई हमारे एसीबी वाले, अभी तक वही संबंध नहीं दे रहे। वो किसमें क्या दम होता है? चुनाव के पहले जीतने के लिए हथकंडे किए जाते हैं, हम उनकी परवाह नहीं करते हथकंडों की। भाई मैंने कहा हमको कौन क्या बोलता है, कौन कब ज्वाइन कर रहा है बीजेपी, पता नहीं पड़ता है। जैसे करप्शन की शिकायत हमारे ऊपर होती है नेताओं पर,
जैसे जाओ बीजेपी में आप वॉशिंग मशीन लगी हुई है, आप बिल्कुल पार्ट साहब निकल जाते हो। ये देश में माहौल बना हुआ है। वहीं इस मामले में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी पूर्व सरकार पर निशाना साधा। आज आपने देखा है कल कि अशोक गहलोत साहब के ओएसडी ने जिस तरह की बातें कही हैं और उन्होंने जो खुलासा किया है वो मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता, वो आपके सामने है कि हम कितना राजनीति में कैसा करते हैं, ये सभी आपके सामने है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जनता जवाब देना चाहेगी भ्रष्टाचार का, जनता जवाब देना चाहेगी युवाओं के साथ पेपर लीक करके किया कुठाराघात का, जनता चाहेगी तुष्टीकरण का जवाब देना। मैं आपसे कह सकता हूं कि राजस्थान की जनता तैयार बैठी है इन सारी बातों का जवाब देने के लिए। और चलिए इस पर चर्चा का रुख करते हैं। डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी, आपका ही रुख करूंगी। सबसे पहले 5 साल कांग्रेस की सरकार थी, फोन टैपिंग का मामला कितना ज्यादा ये प्रकरण रहा है, जिसमें हमने कई बार डिबेट भी की कि आखिर क्या है, कौन है इसके पीछे। अब लोकेश शर्मा ने जो खुलासा किया है, कांग्रेस उससे क्या कहती है? क्योंकि मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि इसको गंभीरता से लेने वाली कोई बात ही नहीं है। ये हमारे लिए भी गंभीरता की बात नहीं है, क्योंकि इनका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ अशोक गहलोत मुख्यमंत्री के सहायक रूप में काम करते रहे हैं। ये कभी कांग्रेस के मेंबर नहीं रहे, कांग्रेस का इन्हें कोई पद नहीं मिला, इसलिए कांग्रेस जवाबदेही इन प्रति नहीं है। फिर भी हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारी सरकार के मुख्यमंत्री के सहायक रूप में काम मुख्यमंत्री के ओएसडी रहे हैं, मुख्यमंत्री सहाय की तरह उनके साथ रहे, सहाय की तरह उनके साथ रहे, और आज कोई मतलब नहीं। कार्यालय में उनकी सुविधा अनुसार उनके भरोसे के लोग लिए जाते हैं। वो चाहे गैर राजनीतिक भी हो सकते हैं, राजनीतिक भी हो सकते हैं। और जहां तक लोकेश की बात है, लोकेश गैर राजनीतिक व्यक्ति था, वो उनकी व्यक्तिगत चॉइस हो सकती थी। लेकिन जिस तरह की बात सामने आई है और जिस तरह प्रधानमंत्री ने बयान दिया है लोकेश शर्मा को लेकर, उससे तो आज बात सामने खुल गई है कि ये तो भाजपा के एजेंडे पर खेल रहा था। सवाल यह कि आज जो बात इसने कही, 4-5 साल तक ये व्यक्ति सरकार में ओएसडी मुख्यमंत्री बनकर के सुविधाएं भोग रहा था। इसने अगर सेवा की है मुख्यमंत्री की, तो 5 साल तक इसने सुविधाएं भोगी है। तो ऐसे तो सचिव स्तर का दिया गया, सुनिए, गलत कामों में साथ भी दिया गया, गलत कामों में साथ दिया। लेकिन सवाल ये है कि आज जिस तरह की बात कर रहा है, अगर ये 5 साल तक सुविधाएं भोग रहा था और ये सब कुछ हुआ, तो फिर इसने उजागर उस समय क्यों नहीं किया? ये क्या मजबूरी है कि चुनाव के समय इसको उल्लेख कर रहा है? दूसरी बात, मुख्य प्रधानमंत्री आज अपने संबोधन में इसका उल्लेख कर रहे हैं। इसका मतलब यह बात समझ में आती है साहब कि यह भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर खेल रहा था। आपको ध्यान होगा, इसने बीकानेर से टिकट मांगने की बात की, इसने भीलाड़ा में जाकर प्रयास किया। कांग्रेस ने कोई से वादा नहीं किया, मुख्यमंत्री ने कोई वादा नहीं किया कि हम टिकट देंगे। तो फिर आखिर यह क्यों 2 जगह पर चुनाव लड़ने की ख्वाहिश जाहिर की, जबकि न तो पार्टी की प्राथमिकता थी और न ही मुख्यमंत्री की? अब सवाल यह है कि प्रधानमंत्री के उल्लेख के बाद यह स्पष्ट हो गया कि यह व्यक्ति भी भाजपा के एजेंडे पर काम करते हुए आज जो बात बोल रहा है, तो भाजपा की जाने की तैयारी कर रहा है। ठीक है, आपने सब बोल दिया, चलिए सब बात आपके मान भी लेते सत्य, लेकिन इतना तो तय है, या तो जुलाई 2020 सत्य है, या तो आज अप्रैल 2024 सत्य है। इस प्रकरण को लेकर यहां फोन टैपिंग की बात हो रही है, अपने फायदे के लिए बोला, किसके फायदे के लिए? उस वक्त भी हो रहा था, कौन फोन टैपिंग करा रहा है? ये तो साफ साफ कहने की पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद टैपिंग कराई, खुद यहां पर पेन ड्राइव दिया, साथ में ट्रांसक्रिप्ट यहां पर दी गई और सब मीडिया हाउस को दिया गया। यानी इनके पीछे अशोक गहलोत सरकार चलती है श्वेता, तो सारी बातें होती हैं। पर सवाल यह कि जिस व्यक्ति के साथ वो काम कर, जो मुख्यमंत्री से काम कर रहा है, अगर उस व्यक्ति ने उसकी निष्ठा के साथ काम करते उसको रखा, तो क्या उसकी जिम्मेदारी है कि चुनाव के समय उसको बार्गेन करे या मोल भाव करे? सवाल यह कि अगर कमी थी तो इसको छोड़ना चाहिए था, इसको त्यागपत्र देना चाहिए था, मुख्यमंत्री कहना चाहिए था कि आप गलत कर रहे हैं। वो तो नहीं किया। 5 साल पूरी सुख सुविधा भोगने के बाद आज जब चुनाव चल रहे हैं और कांग्रेस को क्षति करने का प्रयास कर रहा है, तो सवाल यह है कि इसका व्यक्तिगत लाभ के लिए काम कर रहा है, ये व्यक्तिगत लाभ के लिए काम कर रहा है, राजनीतिक लाभ के लिए काम कर रहा है। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि अपने फायदे के लिए काम कर रहे हैं और इसलिए जब तक फायदा था तब तक कुछ नहीं कहा, और जब फायदा खत्म हो गया तो अब इस तरह से बातें कर रहे हैं। प्रताप राव जी, बीजेपी के एजेंडे पे काम कर रहा है, अब तो ये नई बात यहाँ कांग्रेस के सामने से निकल के आ रही है। बात तो ये है कि कांग्रेस का ये एक उसकी मानसिकता है, उसका एक ये कल्चर है, नेचर है कि बड़े बड़े घोटाले करेंगे और कहेंगे कि ये हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। बड़े बड़े देशद्रोह के काम करेंगे, कहेंगे कि नहीं हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। अत्याचार करेंगी उनकी सरकारें, कहेंगे हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात नहीं है। उसी तरह से प्रदीप जी ने आज कह दिया ये कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, ये कोई महत्व नहीं रखती है। निश्चित तौर पे ये कांग्रेस के लिए, कांग्रेस के नेताओं के लिए ये बात महत्व नहीं रखती, पर प्रदेश की जनता के लिए बहुत महत्व रखती है, क्योंकि इस तरह का एक कारनामा, एक कृत्य, एक अत्याचार और एक गैर कानूनी काम इस कांग्रेस की सरकार ने अशोक गहलोत के नेतृत्व में किया,
जो कि असंवैधानिक, गैर कानूनी भी है। किसी की फोन टेपिंग करना और उसका सीधा सीधा खुलासा। फोन टेपिंग कब होती है? जब देश के खिलाफ कोई षड्यंत्र किया जा रहा हो और उसकी पूरी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से गुजरने के बाद फोन टेपिंग होती है। और जो टेपिंग होती है वो बाहर नहीं आती, उसका सुरक्षा एजेंसी यूज करती है और एक अपने ओएसडी के पास भेज दी गई है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि इन्होंने कहा कि लोकेश शर्मा का कोई लेना देना नहीं, तो प्रदीप जी को मैं कहना चाहता हूं कि पिछली जब चुनाव हो रहे थे उससे पहले कांग्रेस का पक्ष रखने लोकेश शर्मा इनके साथ वो भी आते थे चैनलों में, और वो युवा कांग्रेस के पदाधिकारी रहे। दूसरा, पार्टी का टिकट मांग रहे थे। लगातार सब जानते हैं कि 15-20 सालों से वो कांग्रेस का ही पक्ष जगह जगह रख रहे थे, कांग्रेस का ही नेतृत्व कर रहे थे, कांग्रेस का ही काम कर रहे थे। फिर भी वो कांग्रेस से नहीं है वो क्योंकि इन्होंने कह दिया, क्योंकि ये स्वीकार नहीं करते, क्योंकि इनकी एक आदत है और इसी आदत के चलते आज कांग्रेस की ये दुर्गति हो रही है। देखिए, ये सब जानते हैं कि उस समय भी भारतीय जनता पार्टी ने, और आईटी सेल भी कांग्रेस की, तो वही देख रहे थे। फिर ऐसे कैसे कांग्रेस से जुड़े? राजस्थान में आईटी सेल ही उन्होंने शुरू किया। राजस्थान में आईटी सेल ही लोकेश शर्मा ने शुरू किया, और अभी भी आईटी सेल जो है मुख्यमंत्री का वो देख रहे थे। और लेकिन वो इतने फ्रस्ट्रेट क्यों हुए और उनमें अचानक ये बात क्यों आई? तो वो उन्होंने कहा भी है, जिस तरह से उनके ऊपर प्रेशर पड़ रहा था, लेकिन कहीं भी उनकी पार्टी ने, उनके नेता ने उनका साथ नहीं दिया। एक और जवाब, बीजेपी के एजेंडे पर लोकेश शर्मा काम कर रहे हैं, ये अभी कहा। हाँ, मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। उन्होंने खुद ने स्पष्ट किया है कि जब मेरे से बार बार पुलिस पूछताछ कर रही थी, 8-8, 10-10, 20-20 घंटे की पूछताछ हो रही थी, मेरे यहाँ अशोक गहलोत की सरकार की ओर से ही छापे पाड़े जा रहे थे, और मैं जब बार बार मुख्यमंत्री को कह रहा था कि मेरी मदद करो, तो मदद के लिए आगे नहीं आ रहे थे। आखिर में एक जो कार्यकर्ता है कब फ्रस्ट्रेट हो जाए, तो ये फ्रस्ट्रेशन होने की एक स्थिति थी, जिसके चलते अब इसको बीजेपी का एजेंडा। देखिए, कांग्रेस इसी तरह से बीजेपी के ऊपर आरोप लगाते लगाते खत्म हो रही है। कांग्रेस जब सत्ता में थी तब देश में कोई भी आतंकी घटना होती थी तो पाकिस्तान का नाम लगाती थी। अब कांग्रेस के अंदर कोई घटना हो रही है तो बीजेपी का नाम लगाना इसकी आदत है, क्योंकि स्थिति को स्वीकार नहीं करना ये उसकी आदत में है। ठीक है मिथिलेश जी, अब ये फोन टेपिंग प्रकरण जो था, जो खुलासा लोकेश शर्मा ने किया, अशोक गहलोत ने तो उसे सिरे से नकार दिया है। दूसरी तरफ अब पूरी तरह से जो साजिश उस वक्त रची गई, उसके जो मुख्य सूत्रधार है वो अशोक गहलोत को बना दिया गया है। इसके अलावा भी अगर हम बात करें 1000 करोड़ के घोटाले की बात कर लें, पेपर लीक की बात कर लें, अलग अलग कई ऐसे मामले उठाए लोकेश शर्मा ने। क्या वाकई में ये सिर्फ इस वक्त को देखते हुए कि कल दूसरा चरण है और उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कहना, या फिर कोई और वजह है, या फिर वाकई में जो वो बात कह रहे हैं कि 3 साल से मैं फ्रस्ट्रेट हो चुका था मेंटली, जिस तरह से मुझे टॉर्चर किया जा रहा था, और इस वजह से कि जो लोग ये कहते थे कि तुम सामने रहो हम तुम्हारे साथ, और आज उस मुद्दे पर वो बात भी नहीं करना चाहते हैं, ये एक वजह थी जो लोकेश शर्मा को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये सारी बातें कहनी पड़ी? देखिए, कांग्रेस के एक नेता हुए डॉक्टर हरी सिंह, जिनके बेटे हैं विद्याधर चौधरी, जो फुलेरा से एमएलए हैं। जब उनके पास कोई आदमी जाता था और कहते थे कि साहब मेरे से इसने अपशब्द बोले, तो कहते थे पहले तूने क्या किया। तो सबसे पहले अगर लोकेश शर्मा इस पोजीशन में आए हैं तो सबसे पहले पूछना चाहिए कि वो पोजीशन में क्यों आए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि लोकेश शर्मा इतने ही दूध के धुले हैं तो इनको एफआईआर दर्ज करानी चाहिए थी, क्योंकि पूरे राजस्थान के साथ चीटिंग हो रही थी। अगर ये वास्तव में ही अशोक गहलोत के खिलाफ अब एफआईआर दर्ज कराएं कि आपने रेमडेसिविर में घोटाला किया, आपने रीट की चीट की, आपने डॉक्टर डीपी जारोली को बचाया, तो आपको एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। दूसरा, जिसका जो पॉलिटिकल एंगल है कि 2 लोगों को क्लीन चिट दे दी, डॉक्टर एक तो सचिन पायलट को और एक गजेंद्र सिंह शेखावत को। सचिन पायलट को क्लीन चिट देने से 4 लोकसभा सीटों में सीधा नुकसान हुआ है, और वो नुकसान है कि अब गुजर ये मानेंगे कि सचिन पायलट की राह में कोई सबसे बड़ा रोड़ा था तो अशोक गहलोत था। तो आप राजसमंद चले जाइए, आप भीलवाड़ा चले जाइए, आप अजमेर चले जाइए, और इन जगह प्रचार करने भी अशोक गहलोत के साथ सचिन पायलट नहीं गए हैं। वहां तो देवाराम गुर्जर, दामोदर गुर्जर लड़ रहे हैं राजसमंद, तो भी नहीं गए। तो ये 3-4 लोकसभा सीट में सीधा बीजेपी को फायदा होता नजर आ रहा है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे को पकड़ लिया है कि राजस्थान में सरकार पेपर लीक करती थी, और उसका जवाब अशोक गहलोत ने दिया भी है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि जो लोकेश शर्मा है, अब वो सच्चे राजस्थानी होने का फर्ज निभाएं और अशोक गहलोत के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएं कि डॉक्टर डीपी जारोली को किसने बचाया। उस परीक्षा में 26 लाख स्टूडेंट बैठे थे, 26 लाख बीएड धारी, रीट फर्स्ट और रीट सेकंड में 26 लाख के साथ चीट करने वाले। अगर लोकेश शर्मा में दम है, हिम्मत है, तो एफआईआर दर्ज कराए और पूछे कि रेमडेसिविर जब आदमी मौत से तड़फ रहा था उसमें कौन थे मौत के सौदागर, क्यों नहीं पूछता
अशोक गहलोत से या जो भी तत्कालीन चिकित्सा मंत्री थे रघु शर्मा, अगर लोकेश शर्मा में दम है तो एफआईआर दर्ज कराए। यानी आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐसे खुलासा कर देना और इतिश्री से नहीं होगा कुछ, ये सिर्फ एक तरह से इतिश्री कि हमने कर दिया चलाना है। अगर आप में दम है तो आप एफआईआर दर्ज कराइए कि आपने राजस्थान के, अगर डॉक्टर डीपी जारोली के खिलाफ दर्ज कराए कि आपने क्यों चाबी दी सेलर की, आप लिखित में लेते कि मेरे को अशोक गहलोत ने कहा है, डॉक्टर प्रदीप क्यों नहीं लिखाया? बेहद अहम है कि कांग्रेस का स्टैंड क्या है इस पीसी के बाद? नहीं, मैं मिथिलेश जैमिनी की बात से सहमत हूं। अगर उनको यह आरोप है और उससे साक्ष्य हैं तो उनको एफआईआर लॉन्च करानी चाहिए। दूध का दूध का पानी होगा। लेकिन सवाल यह है कि वो राजनीतिक चौंसलेबाजी कर रहे हैं, वो राजनीतिक अपनी व्यवस्था को स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि भाजपा के इशारे पर खेल रहे हैं। इस समय जब चुनाव हो रहा है और दूसरे चरण का चुनाव राजस्थान में कल होने को है, उसने एक दिन पहले किया है, यह निश्चित तौर पर राजनीतिक व्यवस्था है और वो चाहते हैं कि भाजपा के इशारे पर वो कांग्रेस का नुकसान करें, और वो कर रहे हैं। सवाल वही है कि जिस तरह की बात वो कर रहे हैं और जिसके भरोसे कर रहे हैं, उनका डर यह है कि गजेंद्र सिंह शेखावत ने जो उनके खिलाफ केस दर्ज दिल्ली में करा रखा है, उसमें वो परेशान होते हुए, चूंकि वो अब चंगुल में फंसे हुए हैं, इसलिए अपने आप को मुक्त कराने का सौदा वो भाजपा से कर रहे हैं। उस केस में फंसने के बाद अब वो राजनीतिक सौदे के अंतर्गत अपने को छुड़ाने का प्रयास कर रहे हैं, और निश्चित तौर पर कोई राजनीतिक सौदा उन्होंने भाजपा से किया है। उसके अंतर्गत उन्होंने इस समय, जब कल प्रदेश में चुनाव है, उससे पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस को नुकसान करने का प्रयास किया है, जो नितांत तौर पर घोर निंदनीय है। और ऐसे व्यक्ति को दंड से, कानून को भी दंड देना चाहिए। और यह बात मिथिलेश जैमिनी की बिल्कुल सही है कि अगर वो इतने साक्ष्य उनके पास मौजूद हैं तो उनको एफआईआर लॉन्च करा करके कांग्रेस के पदाधिकारी, चाहे अशोक गहलोत भी शामिल हो, तो उन्हें एफआईआर लॉन्च करानी चाहिए। ठीक है, लेकिन अब अगर ये उस मामले को लेकर खुलासा हो रहा है तो आप इस पक्ष में तो है कि एक्शन उस पर होना चाहिए, जो भी सच्चाई सामने आए, जो भी इसके पीछे है। हम तो पक्ष शुरू से रहे हैं और हमने काम किया है। जहां तक नकल का मामला था, हमने खुद ने जांच बिठाई, हमने एसआईटी बिठा करके उसकी जांच कराई है, 150 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। सवाल वो नहीं है, हमने कहीं कुताही नहीं बरती है इसमें। लेकिन सवाल यह है कि चुनाव के समय पर इस तरह की व्यवस्था करना, विपक्षी के हाथ में खेलना, यह राजनीतिक बार्गेनिंग है और निश्चित तौर पर लोकेश शर्मा भाजपा का टूल बनकर कांग्रेस को नुकसान करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रताप राव जी, फिर बीजेपी सामने भाजपा का टूल बनकर कांग्रेस को नुकसान कराने की ही ये कोशिश है लोकेश शर्मा की। लेकिन एक सवाल यह भी उठता है कि लोकेश शर्मा कहते देर आए दुरुस्त आए, लेकिन ज्यादा ही देर नहीं होगी। अगर इतना सब कुछ था तो पहले ही आके सामने बोलना चाहिए था। इलेक्शन के सेकंड फेज की वोटिंग है और उसके एक दिन पहले आकर ये सब खुलासे करना, तो ऐसे में तो कहीं ना कहीं कोई मोटिव नजर आता है। देखिए श्वेता जी, पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जीतने के लिए इस तरह के सहयोग की और इस तरह की सहायता की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पहले ही पूरी तरह से राजस्थान में एक तरफा माहौल है। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस का यह अंदरूनी मामला है। लोकेश शर्मा कांग्रेस के नेता हैं। लोकेश शर्मा अशोक गहलोत के बहुत ही एकदम विश्वस्त सहायक रहे हैं। सब जानते हैं कि लोकेश शर्मा की कैसी तूती बोलती थी। सब जानते हैं कि लोकेश शर्मा अशोक गहलोत के लिए क्या थे, हनुमान की तरह थे वो। और आज जब वो अलग हुए तो उन पे ऊपर आरोप इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि कांग्रेस की पोल खुल गई है। कांग्रेस क्या क्या कारनामे करती थी, कांग्रेस ने सत्ता में बैठ के किस तरह का जो है अत्याचार किया, किस तरह का दुर्व्यवहार किया, कैसे डीपी जारोली का विषय आ रहा है। अब डीपी जारोली का विषय साफ साफ है कि किस तरह से राजस्थान के युवाओं के साथ अन्याय करने में खुद मुख्यमंत्री शामिल हो जाते हैं। मुख्यमंत्री को शर्म तक नहीं आती और जिस बात की शपथ लेते हैं और दूसरी ओर ऐसे अत्याचारियों को बचाते हैं। घोटाला करते हैं कोरोना के समय में, और घोटाले की बात उस समय भी उठी थी, लेकिन उस समय कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन जांच नहीं बैठी। लेकिन निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की अब सरकार आई है, चुनाव से अभी जैसे ही फ्री होंगे ये सारे जितने भी आरोप लगे हैं उन सब आरोपों की जांच शुरू होगी, उन सब आरोपों की जांच की जाएगी। फोन टैपिंग प्रकरण जिस तरह से चला और आपने कहा कि इलेक्शन से फ्री होने के बाद, तो क्या वाकई में इसकी तह तक मौजूदा सरकार जाएगी ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके और जो इसके पीछे है उस पर एक्शन हो सके? देखिए श्वेता जी, बहुत पहले से ही भारतीय जनता पार्टी ने तो जब सत्ता में नहीं आई थी तब भी दिल्ली में केस दर्ज कराया था गजेंद्र सिंह जी ने कि इस फोन टेपिंग कांड की जांच होनी चाहिए। उसकी जांच चल रही है, अभी कोर्ट में वो मसला, अभी हियरिंग होनी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अब सरकार आ चुकी है, निश्चित तौर पे अब राज्य में भी इसका जल्दी से खुलासा हो और इस तरह की जो वारदात है, इस तरह का जो कारनामा है, घोटाला है, आने वाले समय में कोई नहीं कर सके बिना बात किसी को भी। और उन्होंने कोई बीजेपी के लिए नहीं किया ये। सचिन पायलट मुख्यमंत्री नहीं बन जाए, अपने ही अंदर
ठीक है, अपने ही लोगों को दबाने के लिए, अपने ही लोगों की फोन टेपिंग करके, यानी आप कह रहे हैं कि उनकी इनसिक्योरिटी थी और इसलिए वो इस तरह का उन्होंने कहा, ये आप कह रहे हैं। लेकिन मिथिलेश जी, सबसे अहम तो ये भी है कि अब क्योंकि वोटिंग के ठीक पहले इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, इतने सारे आरोप लगाना, 13 अहम सीटें हैं, क्या इसका असर होगा इन 13 सीटों पर, यहाँ के वोटर्स पर? देखिए, निश्चित रूप से होगा, क्योंकि यूथ को उनके जो जख्म है उन पर एक तरीके से मैं कहूं कि उस घाव पर नमक छिड़क दिया है। और जो कहा जाता है कि जो व्यक्ति आपको अच्छी तरह से जानता है वही एक दिन आपकी जान लेता है, तो ये विभीषण जो बन के आए हैं ये कांग्रेस को निश्चित रूप से ये परेशान करेंगे, क्योंकि भगवान राम से विभीषण ने यही कहा था कि नाभि कुंड पीयूष बस याके। तो जिस तरीके से रावण के नाभि में अमृत था, वैसे ही अशोक गहलोत के कार्यकलापों में जो जहर था उस जहर का उजागर किया है। तो ये तो तय है कि इसका नुकसान 13 सीटों में होगा, क्योंकि कहीं न कहीं इससे सचिन पायलट समर्थकों में कांग्रेस अब दो फाड़ में पूरी तरह डिवाइड हो गई है कि सचिन पायलट जिसने 21 से 99 तक लेकर गया, उसको अगर बेरोजगार किया तो अशोक गहलोत ने किया, कोरोना बताया तो अशोक गहलोत ने बताया, नकारा बताया तो क्या ये सचिन पायलट के लिए प्लस है? देखिए, सचिन पायलट और गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए प्लस है, क्योंकि गजेंद्र सिंह शेखावत को भी उनके हार मन में जो कसक थी उसका हुआ, लेकिन उसका बैकफायर भी हो सकता है। अशोक गहलोत समर्थक माली कम्युनिटी जोधपुर में है, वहां विश्नोई, जाट और राजपूत और माली बहुत बड़ी तादाद में। अगर मालियों को यह लगा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अशोक गहलोत को खत्म किया जा रहा है तो माली बैकफायर भी कर सकते हैं। 3-4 सीटों पर फायदा होगा तो जोधपुर में नुकसान भी हो सकता है। ठीक है, जोधपुर में नुकसान हो सकता है आपकी कह रहे हैं, लेकिन क्या वाकई में जो कास्ट फैक्टर यहाँ पर अहमियत रखता है वोटिंग के दौरान, और अलग अलग समीकरण बनते हैं सीट को लेकर भी, लेकिन इस प्रकरण के सामने आने के बाद किसकी इन्वॉल्वमेंट थी या नहीं थी, या किसे फंसाने के लिए या किसकी छवि को धूमिल करने के लिए किया गया, कितने % आपको लगता है कि इसका इम्पैक्ट रहेगा? और इसमें आपको क्या लगता है कि लोकेश शर्मा का मोटिव क्या है? क्योंकि बीजेपी कांग्रेस तो बार बार कह रही है कि बीजेपी के एजेंडे पे काम कर रहा है, ये आरोप वो लगा रहे हैं। देखिए, लोकेश शर्मा का मोटिव तो ये है कि जो मेरे गले में फांसी लग रही है वो लीकेज हो जाए, मैं बच जाऊं। इंपॉर्टेंट तो ये, अब उसका पॉलिटिकल एनालिसिस हम कुछ भी कर लें। और जहां तक अशोक गहलोत की बात है कि माली कम्युनिटी पर उनका पकड़ है, जब सीपी जोशी एक वोट से आ रहे थे वो चुनाव जीत सकते थे अगर नाथ द्वारा चले जाते, तो विश्वेंद्र सिंह जीत सकते थे भरतपुर से, लेकिन वो विश्वेंद्र सिंह गए, उन्होंने कहा आके प्रेस को मीटिंग करके चल जाएंगे। तो अशोक गहलोत का एक चीज तो माननी पड़ेगी कि वो माली वोटों का बैकफायर करा सकते हैं। और जोधपुर में जिस तरीके से राजपूत 2 भागों में डिवाइड है, गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए, हालांकि गजेंद्र सिंह शेखावत कह चुके हैं कि अशोक गहलोत से मेरा मनभेद नहीं है, मतभेद हो सकता है, वो भी उनका बेसिक रीजन ये है क्योंकि माली कम्युनिटी अगर डिस्टर्ब होती है तो निश्चित रूप से ये प्रॉब्लम हो सकती है। और ये जो जारोली वाला है वो मामला निश्चित रूप से बहुत संवेदनशील है कि एक संस्था का मुखिया चाबी दे दे प्राइवेट आदमी को और मुख्यमंत्री कहे कि आप चाबी दे दीजिए, इसका मतलब जो भी राजस्थान में बेरोजगार हैं, नौजवान हैं, उनको ये तो तय हो चुका कि जो नौकरियां लग रहे हैं उन पर भी उंगलियां उठ गई कि सब गलत तरीके से लग रहे हैं। तो जो 5 साल में जो भर्तियां हुई है अशोक गहलोत के कार्यकाल में, ये लोकेश शर्मा ने बड़ा काम किया है कि आज हर नौजवान को यह शक हो चुका है कि मेरी नौकरी इसलिए नहीं लगी क्योंकि यहां तो मुख्यमंत्री ही जब बाड़ी खेत को खा रही है, उस खेत को कौन बचाता, तो मेरी नौकरी कहां से लगती। तो अशोक गहलोत ने अगर ये जुल्म किया है, पाप किया है, तो निश्चित रूप से उसकी सजा देनी चाहिए और बीजेपी को भी कोई आपस में मिला नूरा कुश्ती नहीं खेलनी चाहिए। उनको सीधी इसकी जांच करा के, अगर अशोक गहलोत है तो, क्योंकि ये नौजवानों से जुड़ा मामला है। बिल्कुल, क्योंकि वक्त भी खत्म हो चुका। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, नौजवानों से जुड़ा हुआ मामला था, फोन टैपिंग प्रकरण तो है ही, साथ ही साथ क्योंकि उसमें जांच भी चल रही थी, एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे थे, छवि धूमिल करने की बात कही जा रही थी, गजेंद्र सिंह शेखावत पायलट को भी यहाँ पर इन्वॉल्व किया गया था। लेकिन अगर थोड़ी भी सत्यता है, अगर लोकेश शर्मा कह रहा हूं, उनकी बात को इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ 5 सालों तक साय के साथ वो रहे। लोकेश शर्मा हर जगह लोकेश शर्मा आगे नजर आते थे, कांग्रेस की बात रखना हो, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बात रखना हो, फोन टैपिंग प्रकरण हो, सीबीआई के सामने जाना हो, बयान देना हो, सब में वो आगे थे। और अगर आज कांग्रेस उनसे पल्ला झाड़ रही है और लोकेश शर्मा ये बातें कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भरोसा लोगों को उनकी बात पर हो रहा है। अब क्या सबूत आते हैं, जो सुनाए भी गए वहां पर टेप के जरिए, लेकिन अब देखना यह होगा कि कल जब वोटिंग होनी है, 13 अहम सीट है जिसमें मतदान होना है, वोटर्स पर इसका कितना असर होता है। क्या
वाकई में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस और इन बातों का असर वोटर्स पर होगा? क्या वो अपना मन बदलेगा? क्या इससे कांग्रेस को नुकसान और बीजेपी को फायदा हो सकता है, या फिर इससे इतर वोटर कुछ और ही देखकर यहां पर आएगा? और सबसे बड़ी बात, मौजूदा सरकार क्या आने वाले वक्त में इस मामले को लेकर गंभीरता लेगी, तह तक जाएगी और दूध का दूध पानी का पानी करती है या नहीं? राजस्थान की जनता इसका भी इंतजार कर रही है। और चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइन में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।